दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागर फिर से हाजिर हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं भारतीय संविधान का एक टॉपिक लूंगा, वो है नागरिकता। कौन सा है दोस्तों? नागरिकता। नागरिकता को लेकर ये क्लास स्पेशल रहेगी और नागरिकता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागरिकता से तात्पर्य। जब आप देखोगे भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। ये तो भारतीय संविधान की बात है, लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ा हम नागरिकता के संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में नागरिकता होती क्या है। नागरिकता की अगर मैं आपको बात बताऊं तो नागरिकता एक अंग्रेजी शब्द आपको मिलेगा, वो है दोस्तों कौन सा है? सिटीजनशिप। कौन सा है? सिटीजनशिप। तो देखते हैं, अंग्रेजी शब्द है, कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है वो है सिटीजनशिप। कौन सा है दोस्तों? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो शब्द है अंग्रेजी का, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाता है? नागरिकता। सिटीजनशिप की हम बात करें, ये जो शब्द है सिटीजनशिप, ये एक्चुअल में लैटिन भाषा का एक शब्द है सिटी। कौन सा शब्द है? सिटी। और सिटी का जब आप तात्पर्य देखोगे तो वो देखोगे दोस्तों, सिटी का तात्पर्य होता है शहर। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में जो नागरिक है ना, वो किसी शहर के निवासी हैं, शहर में रह रहे हैं। जब आप एक बात और देखते हो, थोड़ा और आप जाओगे तो आपने एक वो है यूनान। यूनान में आप देखते हो ग्रीक, है ना? ये शहर आपने पढ़ा है। पॉलिटिकल जब आप पढ़ोगे तो आपको खूब देखने को मिलते हैं, प्लेटो, सुकरात। तो ये जो ग्रीक है ना, तो नागरिक अगर आप बोलोगे, देखो नागरिकता हमने पढ़ा, नागरिकता जो शब्द है ना, वो अंग्रेजी शब्द सिटीजनशिप का हिंदी रूपांतरण है। और सिटीजन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के शब्द सिटी से, और सिटी से तात्पर्य होता है शहर से। अर्थात शहर के कोई निवासी हैं, उन्हीं को आप नागरिक बोल सकते हो। अब नागरिकता के साथ साथ आप नागरिक को भी पढ़ लो। अब जब आप नागरिक देखोगे तो नागरिक कौन होते हैं? तो नागरिक वे लोग होते हैं, एक्चुअल में अगर कहें आप तो नागरिक वे लोग होते हैं जिन्हें राज्य के मामलों में, बात ग्रीक की हो रही है, तो राज्य के मामलों में भाग लेने का अधिकार होता है। भाग लेने का अधिकार होता है। क्लियर है दोस्तों? भाग लेने का जिन्हें अधिकार होगा उन्हें आप क्या बोल सकते हो? वही तो उस राज्य के या राष्ट्र के नागरिक कहेंगे। जिन्हें राज्य का कोई मामला है उसमें भाग लेने का अधिकार है, अर्थात वो उस देश के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के नागरिक हैं। क्लियर है? नागरिक को समझा। नागरिक को आप देखोगे तो नागरिक जो शब्द है ना, एक्चुअल में अब नागरिक जब भाग लेंगे तो जो राज्य है या राष्ट्र है, राज्य है या राष्ट्र है, ये इनको क्या प्रदान करेगा? अधिकार प्रदान करेगा। क्लियर है भाई? अधिकार प्रदान करेगा, और जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो नागरिकता के रूप में प्रदान किए गए हैं। जैसे ही अधिकार प्रदान करेगा तो इन नागरिकों के क्या होंगे? कर्तव्य भी होंगे। भाई जब कोई राज्य अधिकार आपको दे रहा है तो आपके भी उस राष्ट्र के प्रति, जैसे आपको निष्ठा बनाए रखनी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आपको रखनी है, राष्ट्र प्रेम रखना है, ये सारे दोस्तों कर्तव्य हैं। अब ये किसके होंगे? उस देश के नागरिक के होंगे। क्लियर है? तो नागरिकता और नागरिक वो लोग होंगे जिन्हें राज्य के मामलों में भाग लेने का, हिस्सा लेने का अधिकार होगा, वो लोग नागरिक हैं।
अब चूंकि वो उस देश के नागरिक हैं तो देश क्या करेगा, देश उनको कुछ अधिकार प्रदान करेगा, और ये जो अधिकार होंगे ना, ये अधिकार दोस्तों सिविल अधिकार भी हो सकते हैं और राजनीतिक अधिकार भी हो सकते हैं। क्लियर है भाई, सिविल अधिकार भी हो सकते हैं या राजनीतिक अधिकार भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब इससे हमें एक बात समझ में आई कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो नागरिकता है ना, वो नागरिकता राज्य तथा उसके जो निवासी हैं, उसके निवासियों के मध्य एक कानूनी संबंध है। एक तरह से राज्य और उसके निवासियों कानूनी जो संबंध है उसको आप नागरिकता कहेंगे। अब जब वो संबंध होगा दोस्तों, तो वो क्या कहेगा, उनको क्या देगा, एक तरह से अधिकार प्रदान करेगा, और जो वो अधिकार प्रदान करता है वो ही दोस्तों क्या है, नागरिकता है। आशा करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सिटीजनशिप, नागरिकता और नागरिक जो है उसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नागरिकता अंग्रेजी शब्द सिटीजनशिप का हिंदी रूपांतरण है। सिटीजन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा का एक शब्द है सिटी, उससे हुई है, और सिटी का मतलब होता है शहर। शहर अर्थात जब आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस राज्य के मामलों में भाग लेने का आपको अधिकार होगा, और जब आपको अधिकार है तो आप उस देश के नागरिक हो। अब नागरिक हो तो आपके और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नागरिकता। जैसे आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड, ये आपके नागरिकता होने का प्रमाण है, और कई दस्तावेज वो आपके प्रमाण दिखाते हैं कि आप उस देश के नागरिक हो। आगे चल के आप इसी क्लास में पढ़ोगे कुछ अधिकार जो केवल उस देश के नागरिकों को मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। आगे हम जब टाइपों का डिवाइडेशन करेंगे तो आप पढ़ोगे विदेशी नागरिक। अब विदेशी नागरिक चूंकि उस देश के निवासी नहीं है, तो उनको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे जो उस देश के निवासी को वहां पर मिल रहे हैं। क्लियर है। आशा करता हूं ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम करते हैं भारतीय संविधान की बात। भारतीय संविधान की अगर आप बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान का खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने ये कथन कहा है कि अगर सबसे जटिल भाग कोई था ना, तो वो था भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें आपको प्रावधान मिलते हैं नागरिकता के संबंध में। क्लियर है। अब जब खुद डॉक्टर अंबेडकर जी इसको सबसे जटिल भाग कह रहे हैं, तो कोई ना कोई अड़चनें तो आई होंगी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। किसकी बात करें, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का अगर आप देखोगे भाग 2, कौन सा भाग है दोस्तों, भाग 2। हमने भाग 1 में देखो, पिछली क्लासेज में मैं आपको ये बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, और ये तो थी संख्या अनुच्छेदों की। और अगर आप बात करें भाग की, तो भाग मूल संविधान में थे 22, और वर्तमान में भी क्या है 22। ये तो दोनों तो सेम हैं, जो मूल संविधान में थी वही वर्तमान में है। लेकिन अनुसूची की बात करें हम, तो मूल संविधान में अनुसूची हुआ करती थी दोस्तों 8। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेज में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अनुसूची हो गई है 12। अब दोस्तों मैं पिछली जो क्लास ली थी 2 पार्टों में पढ़ाया था आपको, एक तो संघ एवं राज्य क्षेत्र और राज्यों का साथ में पुनर्गठन भी बताया था। अब हम बात करें वो सारी जो कहानी थी, वो थी भाग 1 में। भारतीय संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4, इसमें आपको मिलेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, उनके गठन की प्रक्रिया। अब हम चलते हैं भाग 2 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395, भाग 22 और 12 की 12 अनुसूचियां आपको उंगलियों पर रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरी अंत तक देखना है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारी जो टेक्निकल टीम है आपका जो कमेंट आएगा उसका रिप्लाई जरूर देगी।
तो चलते हैं अभी भाग 2 की तरफ। पहला प्रश्न बनता है नागरिकता से कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी वो प्रावधान है दोस्तों, तो वो आपको देखने को मिलेंगे भाग 2 में। अगर एग्जामिनर आपसे आर्टिकल्स की बात कर ले कि भाई आर्टिकल और बता दो, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। दोनों प्रश्न क्लियर हैं? भारतीय संविधान का भाग 2 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको मिलते हैं। अब देखो आर्टिकल 5, आर्टिकल पार्ट्स 5 से लेकर 11, ये तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही इसमें, लेकिन साथ में दोस्तों कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। दूसरा, आज की जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि मैंने संविधान सभा जब आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू होगा, बनकर तैयार हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, तो कुछ अनुच्छेद जिनकी संख्या आपको मिलती है 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। उसमें से 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात नागरिकता वाले भाग से 5 अनुच्छेदों को भी लागू किया गया। उस पर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता की आप जब बात करोगे तो देखो इसमें एक डेट आई है 26 नवंबर 1949। अब ये आपको खूब याद होगी। अगर देखो यहां से प्रश्न इस डेट से आपको याद रखना है, एक तो एग्जामिनर इस प्रश्न को करता है आंशिक रूप से लागू। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949। क्लियर है? अगर एग्जामिनर कहे कि भाई आंशिक नहीं पूछना मुझे तो आप ये बताओ पूर्ण रूप से लागू, तो पूर्ण रूप से लागू होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। क्लियर हुआ दोस्तों? ये दो डेट, एक तो इनमें डिफरेंसेज क्या है? आंशिक रूप से लागू होगा 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस। ये भी हमने पढ़ा था, गणतंत्र दिवस मना लेंगे। अब इस दिन होगा क्या? भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाएगा इसी दिन। अब इन 16 अनुच्छेदों में ये जो इस क्लास में मैं जो ये डिटेल लेकर आया हूं उसका कारण यही है क्योंकि इसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं उनको भी लागू किया गया था। तो यहां से प्रश्न आएगा 5, 6, 7, 8, 9 ये जो आर्टिकल 5 हैं, इन 5 आर्टिकल्स को लागू करने की जो तिथि है दोस्तों तो वो 26 नवंबर 1949 है। अब 5, 6, 7, 8, 9 में प्रावधान आपको मिलेंगे नागरिकता को। अब साथ में ये भी पढ़ लें भाई कि 5 आर्टिकल तो हो गए नागरिकता से, और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो लागू किए गए? तो आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ आपको देखने को मिलेगी उसको भी इसी दिन लागू किया गया। आर्टिकल 324 जिसमें निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान है उनके गठन को लेकर, उनकी प्रक्रियाओं को लेकर, वो भी उसी दिन लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। आप आर्टिकल देखोगे 366, 67, 79, 80, 88 ये हैं 91, 92 और 93। देखो 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 इनमें आपको देखने को मिलते हैं स्थायी प्रावधान और 393 मिलते हैं संक्षिप्त नाम। और यहां तक ये आर्टिकल हो जाएंगे दोस्तों 15। लेकिन आर्टिकल जो 394 है उसमें मिलता है कि ये जो 15 अनुच्छेद हैं इनको हम लागू कर देंगे 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 अर्थात संविधान निर्माण की तिथि को हम 16 अनुच्छेदों को लागू करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, कुछ जो अधिकार होते हैं वो राज्य अपने केवल नागरिकों को प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं करता है ना। जैसे हमारे भी यहाँ भी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए, किसी प्रकार के व्यवसाय बिजनेस करने के पर्पज से जब आते हैं
ठीक है, इस प्रकार हमारे यहां से भी नागरिक जाते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें समझना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 कुछ अधिकार जिसमें वर्णन मिलता है आपको कुछ अधिकारों का, आप देखोगे वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? जैसे आप देखते हो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये केवल इसमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों वो केवल भारतीय नागरिकों को है। साथ में आप देखेंगे मतदान करने का अधिकार विदेशियों को नहीं है, भारतीयों को है। आप संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्य पद पर सदस्यों के पद हेतु निर्वाचित होना चाहते हैं, इसका अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। आप देखोगे कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, आप देखोगे महान्यायवादी हैं, महाधिवक्ता आदि बहुत अन्य महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर अधिकार केवल और केवल भारतीयों को है। ये सारे अधिकार भारतीय संविधान केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। पढ़ते हैं डिटेल्स में। आर्टिकल 15, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, अनुच्छेद जो 15 है ना वो केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा। और अनुच्छेद 15 में आप देखोगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 आप देखोगे दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरी वगैरह जब लगनी है तो उसमें आप देखोगे कि उसमें केवल भारतीयों को जो अधिकार है वो प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जब देखोगे तो आर्टिकल 19 में आपको पता है 19 से लेकर 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलती हैं। 6 की 6 स्वतंत्रताओं को डिटेल में पढ़ते हैं। वर्णित 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, जिसमें पहला है शांतिपूर्ण वाक एवं अभिव्यक्ति है पहला, तो दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, निर्बाध विचरण का अधिकार, आवास की स्वतंत्रता, संघ या सम्मेलन वो संघ बनाने का अधिकार और आजीविका अर्थात व्यवसाय का अधिकार। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल और केवल इनको प्रदान करता है, भारतीयों को। अनुच्छेद 29 और 30 जब आप देखोगे तो इसमें दोस्तों मिलता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आप संस्कृति का संरक्षण करोगे तो आप किस किस प्रकार के प्रबंधन कर सकते हैं, वो सारे आपको आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 29 और 30 इस प्रकार आपको पता चल गया होगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखो थोड़ी सी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, यूं तो मैं 5 से अनुच्छेद 5 और 11 आपको पढ़ा दूं और भाग 2 समाप्त हो सकता है भारतीय संविधान का, लेकिन मैंने आपको बताया सबसे पहले नागरिकता का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को या जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में अर्थ क्या है। तो नागरिकता का अर्थ हमने देख लिया क्लास में। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कि नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में मिलेंगे, भाग 2 में मिलेंगे। और साथ में हमने पढ़ा कि 5, 6, 7, 8, 9 जो अनुच्छेद हैं ये हमारे लागू हो गए थे कब? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद हमने इस क्लास में अभी तक पढ़ा है कि जो अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसके बाद में और अधिकार हैं, जैसे आप देखोगे मतदान करने का अधिकार, आपको मत देने का अधिकार केवल भारतीयों को मिलेगा। आप संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित होना चाहते हैं, उसका भी अधिकार भारतीय संविधान केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनमें आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, महान्यायवादी हैं, महाधिवक्ता हैं। इनकी जो योग्यता का अधिकार है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब हम देखेंगे दोस्तों इस क्लास में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा तब इसकी एक्चुअल में क्या स्थिति है। क्लियर है? इसमें आपको
क्या स्थिति थी देखते हैं। 26 जनवरी, एक मिनट सॉरी, एक सेकंड, यस सॉरी, इसमें आपको देखने को मिलेगा, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, नागरिकता संबंधी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने दोस्तों इस जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे इनको सबसे जटिल बताया था, सबसे ज्यादा बहस भी इस पर हुई थी। जटिल क्यों था? क्योंकि जब आप देखते हो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो उसके बाद किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद 10 अगस्त 1949 को जब कहा था संविधान सभा में कि अन्य किसी अनुच्छेद से प्रारूप समिति को इतना सिरदर्द नहीं हुआ जितना नागरिकता संबंधी अनुच्छेद से। इसका मतलब ये जो भाग है ये जटिल है भारतीय संविधान का। खुद डॉक्टर अंबेडकर जी ने 10 अगस्त 1949 को भारतीय संविधान सभा में ये कहा है। इसके बाद आप पढ़ोगे कि भारत का जो संविधान है दोस्तों वो केवल और केवल हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे आप अमेरिका देखोगे, अमेरिका में दोस्तों आपको मिलता है दोहरी नागरिकता, अर्थात राज्य की नागरिकता अलग मिलेगी, देश की नागरिकता राष्ट्र की अलग मिलेगी। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वो केवल हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात भारत देश के नागरिक हो आप, किसी और राज्य के नहीं हो। क्लियर है? ये दो बिंदु और थे। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होगा उस समय 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी नागरिकों की। कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो ही हैं अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और 8। ये चारों जो आर्टिकल्स हैं, इन चारों आर्टिकलों में एक एक श्रेणी का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें, अब देखो परिस्थितियां चल रही हैं, चूंकि मैंने डेट बता दी है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम किस किस को भारत का नागरिक मानेंगे, ये प्रावधान किए गए थे दोस्तों आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में। 9 से 11 अलग हैं, लेकिन भारत के नागरिक कौन कौन होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे इन 4 आर्टिकल्स में। पहले अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें दोस्तों, हालांकि आगे चल के आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 प्रारंभिक स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है, वो दोनों में डिफरेंसेज है। क्लियर है? अब आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू होगा तो इनकी 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी, और 4 श्रेणियां हैं दोस्तों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में। ये जो डिटेल्स है ये है अनुच्छेद 5 की। किसकी है दोस्तों? अनुच्छेद 5 की। अब देखिए उस समय की परिस्थितियां चल रही हैं 26 जनवरी 1950 की। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारे जो डाउट्स हैं आपके नागरिकता संबंधी इसी क्लास में क्लियर होंगे। अब आप देखोगे भारत का निवासी माना अनुच्छेद 5 में जिसका जन्म भारत में हो गया हो, अर्थात कोई भी विदेशी महिला जो गर्भवती थी और वो उस समय यहां भारत में आई और यहां पर आके क्या हुआ, उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो वह बच्चा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 5। लेकिन आप बताओ ये सही था क्या? आनन फानन में तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में आप देखोगे दोस्तों 1955 में इसमें सुधार होगा, है ना? क्योंकि आपको भी लगेगा यार ये तो गलत है, इस प्रकार कैसे कोई भारत का नागरिक हो सकता है कि जन्म हो गया भारत में और भारत की नागरिकता ले ली, है ना? या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो गया हो, अर्थात माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, बच्चे का जन्म कहीं और हो गया हो, लेकिन चूंकि माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो अनुच्छेद 5 के तहत वो भारत की नागरिक था, उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। इसमें एक कंडीशन और थी कि संविधान लागू अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उससे अगर पहले 5 वर्ष कोई भारत में रह रहा हो तो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे आप देखोगे एनी विसेंट, है ना? एनी विसेंट आयरलैंड की महिला थी। कहां की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। अब ये जो आयरलैंड की महिला है, चूंकि ये 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से रह रही थी, तो
इसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये वर्णन करता है दोस्तों अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में आपको 3 स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिसका जन्म भारत में हो गया हो, या मतलब कंडीशन तीनों एक साथ अप्लाई नहीं है, अलग अलग हैं। अगर जन्म भारत में हो गया तो अभी भारत का नागरिक है, माता पिता कहीं के हों, है ना। अगर माता या पिता में से भारत का निवासी हो और उसका जन्म विदेश में हो जाए तो भी वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। या जब भारत का संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, वो भी, अर्थात 26 जनवरी 1945 से पहले कोई भारत में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये वर्णन करता है दोस्तों अनुच्छेद 5। क्या क्या आगे चल के वर्तमान स्थिति, आरंभिक स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो है अनुच्छेद 6 में, सॉरी, इसमें है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में आप देखोगे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत कोई व्यक्ति आ गया, जैसे आपको पता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को जैसे आप और डिटेल में पढ़ें, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाक ये 2 देश बन गए माउंटबेटन योजना के आधार पर। अब आप देखोगे कि जो एरिया पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, अब पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आ गया, कहां आ गया, भारत में, किसी कारण से आ सकता है ना, वो भारत में आ गया तो वो निवासी कहां का हो जाएगा, भारत का। और ये अनुच्छेद 6 बताता है, 6 कहता है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गया, वो किसका निवासी हो गया, भारत का निवासी हो गया। और इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे आतंकवादी आ जाएंगे भारत में, आप देखोगे। लेकिन आगे चल के जब आंख खुलेंगी तो एक अधिनियम लाया जाएगा, परमिट अधिनियम, एक परमिट नियम आएगा जिसकी डेट एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेता है। इसकी डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, 19 जुलाई 1948 है। 19 जुलाई 1948 को ये परमिट नियम आएगा। इस परमिट अधिनियम के तहत 19 जुलाई 1948 तक, इस डेट से 15 अगस्त 1947 से 19 जुलाई 1948 तक जो भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आए वो तो भारत के नागरिक मान ही लिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो 6 माह तक क्या करेंगे, 6 माह तक उसको भारत में रहना होगा स्थायी रूप से। उसके बाद में उसको पंजीकरण कराना होगा, तब क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अर्थात 6 माह के अंदर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उस व्यक्ति के संबंध में जांच कर लेंगी कि उसको भारत की नागरिकता दी जाए या नहीं जाए। लेकिन इस अवधि के बीच में न जाने कितने लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको भारत की नागरिकता दे दी, और यह प्रावधान करता है दोस्तों अनुच्छेद 6। अब दूसरी ओर है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 5 क्लियर है और अनुच्छेद 6 क्लियर है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में आप देखोगे दोस्तों, भारत से पाकिस्तान आव्रजन करने वाले व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान। अब देखो आपको लगेगा यार आर्टिकल 6 में भी तो पाकिस्तान से भारत आए थे और आर्टिकल 7 भी कह रहा है, आर्टिकल 7 कह रहा है कि ये तो कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को, और ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान आव्रजन करने वाले व्यक्ति, अर्थात जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनको हम नागरिकता क्यों देंगे भाई। आगे जोड़ा है किंतु कालांतर में भारत वापस लौट आए हों। समझे, इसका मतलब कोई व्यक्ति पहले पाकिस्तान चला गया, फिर उसको वहां पर जाके उसने खुद को ऐसे महसूस किया यार इससे बेटर तो भाई, जब आप देखते हो विभाजन की त्रासदी आप पढ़ोगे भारत और पाकिस्तान की, तो आप देखोगे कि किस तरह की मारकाट आपको देखने को मिलती है। ना जाने कितने लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, ना जाने कितनी महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता लूटी गई थी। तो ये सारी जो घटनाएं हैं आपको पता होगा दोस्तों, एक्चुअल में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होगा, 2 टुकड़े होंगे। इससे पहले लोगों को अंदेशा लग गया था
कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनने वाले हैं सांप्रदायिक आधार पर, क्योंकि मुस्लिम लीग पिछले काफी वर्षों से सिर्फ एक ही मांग पर अड़िग थी कि हमें क्या दे दो, पाकिस्तान दे दो। तो अंदेशा लग चुका था, इसलिए इसकी एक डेट आती है आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947। ठीक है, अब अनुच्छेद 7 को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। आप देखोगे दोस्तों, ये कहता है अनुच्छेद 7 कि पहले भारत से पाकिस्तान चले गए। अब समझना, अर्थात 1 मार्च 1947 को जैसे ही कुछ लोगों को अंदेशा हुआ कि भाई भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े होने वाले हैं, तो अपनी जो पुश्तैनी जमीन थी, जायदाद थी, उनको लगा जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां पर हिंदुओं ने पलायन कर दिया, और हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र थे वहां से मुसलमान जाने लगे, है ना। यही तो हुआ, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ और मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ न जाने क्या क्या किया, है ना। तो इस डेट को जैसे ही आपको, एक्चुअल डेट तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की है, लेकिन इस विभाजन से पहले लोगों को अंदेशा लग गया था। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ और वहां पर क्या हुआ, उनको पता लगा कि यार पाकिस्तान में गलत आ गए, तो फिर क्या हुआ कि अब लौट चले। क्लियर है। अब उनको याद आया कि यार लौट चलते हैं, तो ये आर्टिकल जो 7 है ये वर्णन करता है इसका कि अब लौट चलते हैं। तो अनुच्छेद 7 में वर्णन यही मिलता है कि पहले पाकिस्तान गए और बाद में पाकिस्तान से भारत लौट कर आ गए, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी आर्टिकल 7 के तहत। क्लियर है। अनुच्छेद 5 में आपने पढ़ा 3 बिंदुओं को, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो गया हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, इसके आधार पर नागरिकता देंगे हम अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 कहता है दोस्तों कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया है उसको हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन परमिट अधिनियम लागू होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको 6 माह तक यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद जो 7 है वो कहता है दोस्तों किसके बारे में, पहले भारत से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 को, लेकिन बाद में पाकिस्तान से कहां गए, भारत। क्लियर है। उनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद इन पर भी परमिट अधिनियम लागू होगा। आशा करता हूं आर्टिकल 5, 6 और 7 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8। क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 चौथी श्रेणी है दोस्तों, 3 श्रेणियां हम पढ़ चुके हैं जो 26 जनवरी 1950 को थी। चौथी जो श्रेणी है वो है दोस्तों विदेश में जन्म लेने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को लेकर, अर्थात जिन व्यक्तियों का जन्म विदेश में हो गया हो उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। किस आर्टिकल के तहत, तो आपको याद रखना है मित्रों, अनुच्छेद 8 के तहत उन व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन रह कहां रहे हैं, विदेश में। अब ऐसे व्यक्ति कौन होंगे, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय युद्ध के लिए या किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के मिशन अगर कोई ऐसा वो हो उस पर मिशन पर विदेश में गए हो, है ना, तो उसको अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब इसमें कुछ कंडीशन है 2। भाई भारत में जन्म लिया, विदेश में आप रह रहे हो, फिर भी आपको भारत का नागरिक मान लेंगे हम। क्लियर है। लेकिन कंडीशन 2 है दोस्तों, उनके माता पिता अथवा दादा या दादी का जन्म भारत में हुआ होना। दूसरी कंडीशन है कि संबंधित देश में भारतीय कौंसिल के पास उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा, अर्थात जिस देश में वो रह रहे हैं वहां भारत के दूतावास में जाएंगे और वहां पर पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता उनको प्रदान की जाएगी। दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले
नागरिकता से तात्पर्य। उसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स हैं जो उसी दिन लागू होंगे, जिनमें नागरिकता के 5, 6, 7 और 8, 9 आर्टिकल थे। इसके बाद में हमने कुछ अधिकार जो केवल भारतीयों को मिलते हैं वो पढ़े, और 26 जनवरी 1950 को जो 4 श्रेणियां थी अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में, उनका डिवाइडेशन को हमने पढ़ा। अनुच्छेद 9, 10 और 11 तथा साथ में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।